और एक ऐसी परंपरा हमने अपना ली है। अभी वीर सिंह जी राजीव दीक्षित जी की बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक घटना सुनाई कि जब व्यक्ति मकान बनाता है तो उसमें चौक होता है, आंगन होता है, बेडरूम होता है, किचन होता है और उसमें शौचालय भी होता है। तो सब जगह मकान जब सारी चीजें होती हैं तो उसके एक पूर्ण मकान, संपूर्ण मकान को बोलते हैं। सारी सुविधाएं उसमें है। लेकिन उसमें जो शौचालय है उसके लिए उन्होंने बताया कि भाई वो कितनी देर के लिए होता है, वो बहुत जरूरी है। बिना उसके भी मकान अधूरा ही है। अगर शौचालय नहीं है मकान में तो भी अधूरा ही है, वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन कितनी देर के लिए, कितनी देर रह सकते हैं शौचालय में? 10-5 मिनट। तो राजीव भाई ने कहा कि ये जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो मकान में ऐसा समझो जैसे शौचालय, उस पर 10 या 15 मिनट चर्चा वो होनी चाहिए। बाकी समय जो है वो हमको अपने सामाजिक जो व्यवस्था है गांव की, हमारी संतान है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे अपने साथी हैं, गांव में जो अपनी गांव की अपनी व्यवस्थाएं हैं उन पर चर्चा ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अब हो गया इसका उल्टा। हम शोक में जाएं वहां आप देखोगे राजनीतिक चर्चा होंगी, शमशान में चले जाएं वहां राजनीतिक चर्चा होंगी, ब्याह शादी में बैठ जाएं वहां राजनीतिक चर्चा होंगी। लेकिन हम अपने विषय में, अपने गांव की, अपने जो सामाजिक व्यवस्था थी उस पर हमने चिंतन पूरा बिल्कुल छोड़ दिया। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी वो बिल्कुल पूरी तरह चरमरा गई है, बिल्कुल टूट गई है। भाईचारा नाम की कोई चीज नहीं है। और केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं टूटी है, परिवार भी टूट रहे हैं। ये दुर्दिन आ गए हैं। इसके पीछे अब यहाँ मैं मानता हूं जो 3 पीढ़ी परिवार में होती है, घर का मुखिया जिसको बाबा कहते हैं, उसकी संतान होती है और उसके पोती पोते होते हैं। तो यहाँ गांव की तीनों पीढ़ियां मेरे विचार से वो बैठी हैं। अब ये परंपरा जनता सरकार मोर्चा पुनः स्थापित करने की बात कर रहा है कि हमको भारत में, चूंकि बहुत अध्ययन किया, जब हम अपनी व्यवस्था में जीते थे, गांव आधारित व्यवस्था थी, जल जंगल जमीन जानवर आधारित व्यवस्था थी, तो हमारे यहाँ लोग प्रसन्न ज्यादा थे, स्वस्थ ज्यादा थे, मस्त थे, मतलब बिल्कुल आनंद में रहते थे। और ऐसी तंदुरुस्ती थी उनकी कि जबरदस्त। और जिस दिन से ये आधुनिकता, साधन, सहज, सरलता, ये जीवन में साहब सरकारों कहिए कि हम तुम्हारे जीवन को सरल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो इससे 2 नुकसान हो रहे हैं। हम शारीरिक रूप से तो कमजोर हो ही रहे हैं, दूसरा हम किसी पर आश्रित होते जा रहे हैं। गांव क्या है, भारत के जो गांव है वो उत्पादक होते हैं या होते थे, और शहर जो है वो उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता जो होता है वो हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहता है, और जो उत्पादक होते हैं वो कभी किसी पे डिपेंड नहीं रहता। गांव में उत्पादन होगा, शहर जाएगा तो खाएंगे, दूध हो, अनाज हो, फल हो, सब्जी हो, सब गांव से जाते हैं, उनके ऊपर वो डिपेंड, मसाले हो, कपड़ा हो, वो सब उन पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन गांव, अब गांव भी उपभोक्ता वो पूरी तरह बन गया है। अब आप कल्पना करके देखो कि अगर हमारे गांव की 2 दिन बिजली काट दी जाए तो गांव का क्या होगा, ये विचार करके देख लो। मेरे विचार से खेती तो बहुत दूर की बात है, पीने के लिए भी पानी की समस्या खड़ी हो जाएगी। गांव, ये जो बिजली है वो गांव के पास तो है नहीं, रोटी बनती है गैस पर, वो किसी गांव के पास नहीं है। खेत में बोते हैं बीज, बीज किसी किसान के पास गांव में नहीं है। जब बोने को चलेगा, जब जाएगा दुकान पे कि बीज लिया हूं मैं, बीज नहीं है, पानी नहीं है। ट्रैक्टर की खेती हो गई है, वो डीजल पेट्रोल से चलता है, वो किसी गांव के पास नहीं है। अब हमारा जो धन है, जिसको धन कहते हैं, जिसको करेंसी कहते हैं, मुद्रा कहते हैं, वो इंटरनेट से लिंक हो गई है। इंटरनेट भी किसी गांव के पास नहीं है, वो सब सिस्टम तो पूरी तरह हम, और आधार बन गए हैं सबके, फैमिली आईडी बन गई है, फार्मर आईडी बन गई है, उससे लिंक कर दिए हैं। ये सारी आईडी हमको बन गई है। खाद मिलेगा वो फार्मर आईडी से मिलेगा, बीज मिलेगा उससे मिलेगा, राशन मिलेगा, राशन डीलर के यहाँ चले जाओ, मुफ्त में राशन कर दिया है,
पहले हर घर में, गांव में हर घर में 1 वर्ष के लिए, कम से कम 1 वर्ष के लिए अनाज हमारा खाने का संसाधन होता था। अब ये मुफ्त में जब राशन देना शुरू कर दिया तो घर में राशन रखना वो बंद कर दिया। तो जब डीजल पेट्रोल गैस मान लो बंद हो गए तो राशन आएगा कहाँ से? वो भी डीजल चाहिए उसके लिए, लाने के लिए, या वहां होगा जब भी तो आएगा। अब भारतीय खाद्य निगम के जितने भी गोदाम है सब खाली कर दिए हैं, अडानी अंबानी के भर दिए हैं। तो ये अगर बंद कर दिया बाई चांस, जैसे पीछे लॉकडाउन लगा के देखा इन्होंने, लॉकडाउन लगाया, अगर दोबारा से ये कर दिया तो ना हमारे पास खाने को है ना हमारे पास पीने को है। ये 3-4 चीजों के स्विच ऑफ करने हैं उनको। स्विच ऑफ कर दो, बिजली का स्विच ऑफ कर दो, पानी का कर दो, इंटरनेट का कर दो, गैस का कर दो। गांव में तो फिर भी अभी सरेंडर चल रहे हैं, शहरों में तो बिल्कुल पूरी तरह ऑनलाइन सिस्टम गैस का भी वो कर दिया है। तो हम जो उपभोक्ता होते थे, हम स्वावलंबी थे, हम दूसरे के हाथ में हमारी गर्दन अब वो पूरी तरह चली गई है। इसको संभालने का, इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वो है गांव। देश को बचाने का एक ही रास्ता है गांव। जब लॉकडाउन लगा था हमने देखा होगा कि जितने भी लोग गांव शहरों से भगे थे उनको सबको रोजगार, सबको अपनी गोद में, सबको अपनी शरण में, सबको अपने गले से इसी गांव ने लगाया था। और हम इस गांव को छोड़ छोड़ करके वो जा रहे हैं। कुछ त्रुटियां आ गई हैं, वो त्रुटि को हमारे घर की को कौन ठीक करेगा? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? हमको जो ज्ञान विज्ञान मिला हमारे बुजुर्गों ने नहीं दिया। हमने यहाँ जन्म लिया, खेले कूदे, टट्टी पेशाब सब यहाँ किया हमने। तो गांव की जिम्मेदारी किसकी है? बाहर अब हम मान बैठे हैं वो करेगा पंचायत सेक्रेटरी, हम मान बैठे पटवारी करेगा। आपको पता नहीं है ब्लॉक में, तहसील में, जिले में बिकते हैं गांव। फला गांव इतने का, इतने पैसे दे, तेरे चार्ज दे देंगे। वो कोई भी गांव के विकास के लिए, गांव के हमारे लिए नहीं आता। वो जो सरकार योजना बनाती है हमें गुलाम बनाने की, वो संसद और विधानसभा में बैठ करके उसको लागू करने के लिए आदमी तो चाहिए गांव में। उसके लिए सेक्रेटरी पटवारी हैं, हमको आपस में लड़ाने के लिए, लूटने के लिए। और वो हमारे विकास के लिए थोड़े आते हैं। हमारे स्कूल है, मास्टर सब बाहर के आते हैं, वो हमारे बच्चन के वो करेंगे। और उनको भी काम क्या दे रखा? ट्यूबवेल चेक करो अगर मैं गांव में कितने कनेक्शन कितने। अब वो मतलब उन मास्टरों को लगाए रखते हैं वो कि ये पढ़ाए ना, बच्चों के लिए समय ना दें। लैट्रिन गिनो कितनी है, किसकी कैसी है। हाँ, मतलब पढ़ाने के अलावा सब काम करते हैं और उनकी ये हिम्मत नहीं है, एक भी मास्टर की ये हिम्मत नहीं है। जबकि मास्टर को सबसे बगावती कौम होनी चाहिए, क्योंकि वो जो हमारी नई जनरेशन होती है वही बनाता। शिवाजी बनेगा, विवेकानंद बनेगा, महाराणा प्रताप बनेगा, भगत सिंह बनेगा, सुभाष मिलेगा, चंद्रशेखर बनेगा, ये मास्टर ही तो बनाते हैं। वो ऐसे गुलाम हो गए हैं, वो न्यू नहीं कहते कि भाई जब हमने नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट हमको मिला था, बच्चे पढ़ाने के लिए मिला था या इसके लिए मिला था हमको जो तुम काम करवा रहे हो हम पे। ये तो अपॉइंटमेंट है हमारा, नियुक्ति पत्र, उसमें स्कूल में नियुक्ति हुई है हमारी। लेकिन नहीं, तनख्वाह के लिए गुलामी करनी है। क्योंकि उन्होंने पहले देख लिया था व्यवस्था यहाँ भारत के ही वो देखा, सुना होगा आपने इतिहास का वो घटना जलियांवाला बाग की। एक अंग्रेज था जनरल डायर, बाकी सारे सैनिक जितने थे, जनरल डायर ने एक भी गोली नहीं चलाई। जितने भी सिपाही थे गोली चलाने वाले भारतीयों पर, वो सब भारतीय थे। काहे के लिए गोली चलाई उन्होंने? तनख्वाह के लिए, वेतन के लिए। तो वेतन के लिए कुछ भी करोगे? अरे ये तो देख लो सामने कौन है, क्या कर रहे हो तुम। इस बात है कोई भी बस नौकरी के लिए वो काम कर रहे हैं। बैंकों में जितने बैठे हैं, वो जो बिल्डिंग है वो सब किराए की है बैंकों के पास। उसमें जनरेटर रखा हो किराए का है, एटीएम रखा हो किराए पर रखा, आदमी है जो कंप्यूटर है वो किराए के हैं, जनरेटर है वो किराए का, सब कुछ किराए का है। और उनने हमको हम कर्ज में बांध दिए और सब अपने बैठे हैं वहां। कीटनाशक की दुकान में बैठा वो भी अपना भाई है। सारे उल्टे काम जितने भी हैं। और सरकारों ने देखो मजे की बात, जितने भी हमारी जरूरी चीजें हैं जीवन उपयोगी, उनमें सब में लाइन लगेगी। आधार चाहिए, ये चाहिए, अंगूठा लगाओ, ये करो, वो करो। लेकिन शराब के ठेके पर चले जाओ, ये बालक भेज दो छोटे से, किसका है, कौन है, पूछे ही ना, ले जा। स्त्री चले जाओ, पुरुष चला जाओ, बच्चे चले जाओ, कोई चला जाओ। अब हम जो उम्मीद लगाए बैठे हैं ये हमारा विकास करेंगे साहब।
ये ठीक ऐसा है, एक राजा था, बहुत क्रूर, इतना क्रूर था कंस से भी ज्यादा, रावण से भी ज्यादा। उसके क्रूरता से इतने ग्रसित थे लोग, त्राहिमाम मचा हुआ था। लेकिन ये काल जो है, ये किसी को छोड़ता नहीं है। एक दिन वो मर गया। उसका जो बेटा था वो राजा बन गया। अब वो बहुत परेशान कि भाई तेरे जो बाप की छवि है वो इतनी क्रूर राजाओं में है, इतना उसने अन्याय अत्याचार किया है, उसकी छवि को बदलना चाहिए। तो उनने अपने मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई। उसने कहा कि भाई मुझे अपने बाप की छवि बदलनी है। बाप बाप को अच्छा कैसे कहें लोग, मेरे बाप को। उनने बहुत क्रूर बड़े उल्टे काम किए हैं। बड़े उल्टे काम किए हैं उसने, उसको अच्छा कहलवाना है। तो उन्होंने, तो मंत्रिमंडल ने, जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने सुझाव दिए, जनता के लिए तुम ये काम करो, जनता के लिए ये काम करो, ये सुविधा के काम करो, ये अच्छे काम करो, तब तुम्हारे। बोला भाई इससे तो जब मैं करूंगा तो मुझे कहेंगे, मुझे अच्छा बताएंगे। मुझे बाप को, अपने बाप जो मेरा बाप था क्रूर राजा, उसको अच्छा कैसे कहें। अब उन्होंने मंत्री, मतलब बुद्धिजीवियों ने बहुत सुझाव दिया होगा, लेकिन वो बात बनी नहीं। लेकिन उसके अंदर भी पितृभक्ति जाग रही कि मेरे पिता को लोग अच्छा कहें। तो एक बुजुर्ग सा था कोई, उसने कहा कि मैं दे रहा हूं एक सुझाव। न्यू जी बताओ, न्यू जो क्रूरता तुम्हारे बाप ने करी है, उस क्रूरता को तुम डबल कर दो, डबल। जो तुम्हारे बाप ने नहीं करे क्रूरता के काम, उसे तुम करो। तो फिर जनता ये कहने लगेगी यासु तो इससे तो वही वही ठीक था। तो 1947 से पहले यहाँ अंग्रेज वो थे, देश को लूटते थे, अन्याय अत्याचार वो करते थे, जलियांवाला बाग जैसे कांड कराए। 7,32,780 क्रांतिकारियों को बलिदान हुआ। जब वो जाने को तैयार है, उनके बाद जो है, तो उन्होंने अंग्रेजों के काम को, अंग्रेजों ने तो देश को लूटा आंखों में मिर्च झोंक करके, और 1947 के बाद लूटा देश को आंखों में धूल झोंक करके। और आज आज तो गजब ही कर दिया। ऐसे दो बुजुर्ग हमारे गांव में, हमारे दोनों ताऊ लगे। वो एक चारपाई इधर एक इधर, बीच में हुक्का रखा था, दोनों हुक्का पी रहे। इतने ही एक सुरमा बेचने वाला आ गया। वो खमीरे का होता, कौन सा होता है वो, सुरमा ले लो। उनमें से एक बुजुर्ग कहे, सुन यहाँ सुन भाई, सुरमा कैसा हाथ दे रहा, नीचे लगा के देख लो। नहीं लगा। उनने अपना वो डिब्बी खोली और वो उसमें सलाई जो थी वो लेकर आंख में, बुजुर्ग के में, हमारे ताऊ थे, वो लगा दे। तो वो बहुत ठंडा होता। तो जब वो लगी तो दूसरे जो बैठे थे दूसरे चारपाई पे, वो बोले रे मेरे पे लगी है। तो जिनका लग गया था वो क्या बोले, ओ भलाने के सुरमा मत लगवा लीजिए। न्यू क्यों, तने कैसे लगवा लिया। न्यू सुरमाई मत लगवा लीजिए। न्यू क्यों, न्यू हुक्का ले जाएगा, अभी तो मेरी ना खुली। तो अब 2014 से जो चल रहा है, वो सुरमा लगा के हमारी आंखों में इतना ठंडा लग रहा है। और जो भी काम करता है अगला, ताली हमसे बजवाता है, चाहे वो बैंक में लाइन लगनी हो, चाहे कोई काम हो, इतना बढ़िया वो करता है। ताली बजाओ, थाली बजाओ, दीपक जलाओ, मोबाइल की वो जलाओ, मतलब इतना बढ़िया सिस्टम उसने कर रखा है। अब एक उदाहरण दे रहा हूं मैं अगले का। 8 नवंबर 2016 रात को 8 बजे टीवी पर आए, यूट्यूब पे वो वीडियो भी पड़ी है।
यूट्यूब पर आके बोले, देखो, संबोधित किया पूरे देश की जनता को और कहा, मैं बता रहा हूं, सुरमा लगा के भी लूटा जा सकता। बोले, बड़े नोट के कारण हमने अध्ययन किया है और ये परिणाम आया है कि बड़े नोट के कारण काला धन बढ़ता है, आतंकवाद बढ़ता है और भ्रष्टाचार बढ़ता है। उस वीडियो में ये बात 3 बार कही है। बड़े नोट के कारण देश में आतंकवाद बढ़ता है, आतंकवादी घटनाएं होती हैं और भ्रष्टाचार बढ़ता है और आतंकवाद, ये काला धन बढ़ता है। ये 3 बातें 3 बार कही हैं। इसलिए आज रात को 12 बजे के बाद 1000 और 500 का करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा, ये बात बोली। अब अगले दिन जब लोग गए तो 1000 की जगह कौन सा नोट आया? 2000 का। बड़े नोट से कालाधन बढ़ता, आतंकवाद बढ़ता और भ्रष्टाचार बढ़ता। तो अगले दिन आया 2000 का नोट और 1000 के से साइज में वो छोटा है और वैल्यू में दूना है। और 500 की जगह 500 का आया। देखने में भी लगता होगा वो चूरन कैसे लगते हैं। तो सोशल मीडिया पे चला कि मास्टर स्ट्रोक आतंकवाद पर और भ्रष्टाचार पर, काले धन पर प्रधानमंत्री ने चला मास्टर स्ट्रोक और हम लगा दिए लाइन में। रात दिन कितने लोग तो लाइन में, वहां ठंड का समय था और वो मर गए लाइन में लगे लगे। और किसी को 140 करोड़ लोगों में से किसी को समझ में ये नहीं आया कि कितना बड़ा खेल कर दिया। लेकिन इस देश की आम जनता के लिए कुछ सवाल उसमें छोड़ दिए। वो बड़ा नोट आ गया, काला धन बढ़ा घटा, वो तो अलग बात हुई, लेकिन 140 करोड़ लोगों का मूर्ख वो बना दिया। लेकिन एक बात उसमें से निकल करके आई, उसमें निकल के आई 1000 का और 500 का नोट, करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा। इसका मतलब ये जो नोट है, करेंसी नोट है, ये करेंसी नहीं है भारत की। जो हमारे हाथों में है ये करेंसी नहीं है, करेंसी नोट है और ये लीगल टेंडर है। काय का? रुपए का। भारत की जो करेंसी है वो रुपया है, तो ये रुपया नहीं है, रुपए का नोट है। 2 रुपए का जो नोट है वो 2 रुपए का नोट है, ना कि 2 रुपया। ये बात वहां से आई निकल करके। अब इस पे जनता सरकार मोर्चा के कार्यकर्ता इस पे लगे कि भाई ये तो लीगल टेंडर है, तो फिर करेंसी हमारी क्या है? करेंसी है रुपया, तो फिर रुपया क्या है? तो इसके पीछे खोजते खोजते आरटीआई लगाई, इतिहास खंगाला, सब कुछ निकालने के बाद ये निकल करके आया कि भारत की करेंसी रुपया है। और रुपया जो होता है वो है लीगली, कानूनी 1 तोला चांदी, ये रुपया है। और उस रुपए का 1 रुपया चांदी का, 1 तोला चांदी का जो रुपया है, उस रुपए का ये लीगल टेंडर है। और लीगल टेंडर, लीगल कहते हैं कानूनी, कानूनी टेंडर है, वैध निविदा। और कानून ये है कि कोई भी जो लीगल टेंडर है, जिसका भी, उसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू, जिसका वो लीगल टेंडर है, वो बराबर होनी चाहिए। लेकिन लीगल टेंडर की वैल्यू और लीगल टेंडर रुपए का है, रुपए की वैल्यू वो बराबर नहीं है। कितना अंतर है उसमें? अभी हम जो लीगल टेंडर है, जो बैंक से हमको मिलता है नोट के रूप में या सिक्के के रूप में, वो लीगल टेंडर है। उस सिक्के को, 1 रुपए के सिक्के को या नोट को, वो हम दुकान पर लेकर के जाए तो हमको क्या मिलेगा? एक टॉफी मिलेगी 1 रुपए की। और जो रुपया है, ये तो है लीगल टेंडर जिसमें 1 टॉफी मिल रही है। और जो रुपया है, एक तो वो है 1 तोला चांदी। वो जो चांदी का सिक्का हमारा था, उसको लेकर के हम जाएं तो 3000 टॉफी मिल रही है। यहां भी अभी लूट है, क्योंकि 1 रुपया था चांदी का, 1 तोला चांदी। और दूसरा सिक्का हमारे यहां होता था मोहर, वो होता था 1 तोला सोना।
दोनों सिक्कों का वजन बराबर था, लेकिन वो चांदी का था, वो सोने का था। और वो जो सिक्का था सोने का, वो मिलता था 10 रुपए में, लीगली 1:10 का। ये नियम था, सिद्धांत था। तो जब 10 रुपए में एक तोला सोना मिल रहा है, तो 1 रुपए में कितना सोना मिलेगा? 1/10 मोहर, इतना मिलेगा। 1 तोले की मोहर, वो मोहर है। लेकिन एक कानून अंग्रेज लेकर गए, जैसे 8 नवंबर 2016 को ये कानून आया। नोटबंदी हमने नाम दे दिया उसको, या सरकार ने दे दिया, वो नोट बदली था। इसी तरह एक कानून अंग्रेज लेकर गए भारत को लूटने और गुलाम बनाने के लिए। वो उस कानून का नाम है पेपर करेंसी एक्ट 1882। उसमें इसी तरह शाम को कानून लेकर गए थे अंग्रेज, और वो एक्ट पास किया था उन्होंने कहा कि मोहर जो है वो 10 रुपए की मिलती है। लेकिन आज के बाद, रात को 12 बजे के बाद, मोहर 10 रुपए की नहीं रहेगी, मोहर मिलेगी 15 रुपए की। अब जब मोहर 15 रुपए की कर दी, अब मेरे घर 300 रुपए रखे हैं चांदी के, और मैं घर कह रहा हूं सुबह टकसाल पर जाऊंगा, मोहर बदल करके लाऊंगा। तो 300 रुपए अगर मैं लेके जाऊंगा, तो मुझे 10 रुपए की मोहर है, तो कितनी मोहर मिलेंगी? 300 रुपए में 30 मोहर मिलेंगे ना। लेकिन अब मुझको पता नहीं था कि रात जो है मोहर 15 रुपए की हो गई है। जब मैं 300 रुपए लेके गया, अब जब 15 रुपए की मोहर होगी, तो मुझे 300 रुपए में कितनी मोहर मिली? 20। इससे क्या हुआ? पूरे देश का 33% सोना एक कानून पास करके लूट दिया अंग्रेजों ने। अब वो जो कानून है पेपर करेंसी एक्ट 1882 का, वो आज भी एट लागू है। 15 रुपए की एक मोहर। अब जब मोहर 15 रुपए की है, तो अब 1 रुपए की वैल्यू क्या हो गई? 1/15 मोहर। और जब 1 तोला होता है, 1 तोले का मतलब है 11.664 ग्राम शुद्ध सोना, और उसका 15वां हिस्सा होता है 770 ग्राम। तो हमारा 770 मिलीग्राम गोल्ड। और उस सोने को लेकर जब दुकान पर जाएंगे, तो आज उसकी मिलेंगी 13,500 टॉफियां। जो बैंक का लीगल टेंडर है उसकी वैल्यू, रुपए के लीगल टेंडर की वैल्यू, और हमारे रुपए की वैल्यू, 13,500 का अंतर आ गया। अब हम जो लोन लेते हैं बैंक से, पूरा भारत कर्ज में कैसे हुआ? 1947 में जब देश अंग्रेजों ने लूट दिया था, भारत कंगाल बना दिया था, उसके बाद भी भारत में कर्जा नहीं था। अब अंग्रेज चले गए लुटेरे, अब रह गए हमारे लोग, हम रह गए। तो आबाद होना चाहिए था देश, वो तो कंगाल बना के गए, और इन्होंने कर्जदार बना दिया पूरा देश। और सब कर्ज में है, हर किसान कर्ज में है, परिवार कर्ज में है, हर गांव कर्ज में है, हर पंचायत कर्ज में है, हर नगर पालिका कर्ज में है, हर राज्य सरकार कर्ज में है, महानगर पालिका कर्ज में है, हर केंद्र सरकार कर्ज में है, सब कर्ज में है। कैसे? और कर्ज में कौन है ये पता आपको? रहीम का एक दोहा है, गौधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान। गौ क्या है? धन। गौ को रहीम ने बताया धन। आज भी हमने तो खूब सुना, जब जंगल में जाते थे पशु गांव के, तो कोई पूछने वाला है कि धन किधर चुग रहा? धन बोलते थे। पेड़ धन है, पशु धन है, बच्चे हमारे जो संतान है वो धन है, ये धन है। तो रहीम ने कहा गौधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान। गाय धन है, हाथी, गज माने हाथी धन है, वाज माने घोड़ा धन है, और रत्नों की खान, वो क्या है? रत्नों की खान। हमारा अनाज कहाँ पैदा होता है? भूमि। फल कहाँ पैदा होते हैं? भूमि। सब्जी कहाँ पैदा होती है? भूमि। पानी कहाँ निकलता है? भूमि से। सोना कहाँ निकलता है? चांदी कहाँ निकलती है? तांबा कहाँ निकलता है? कोयला कहाँ निकलता है? सारे खनिज कहाँ निकलते हैं?
पेट्रोल कहाँ निकलता है, डीजल कहाँ निकलता है, गैस कहाँ निकलती है? वो भूमि किसके पास है? वो भूमि किसके पास है? वो हमारे पास है, और हम कर्ज में हैं। हम कर्ज में हैं, और कर्ज दिया कौन रहा है हमको? एक जमीन नहीं, सब कुछ किराए का, उन्हें कर्ज में लपेट दिया हम। कैसे? इसलिए लपेट दिया उसने कर्ज में कि उसने एक सिस्टम बना दिया। सिस्टम क्या है वो? सिस्टम है हल्दी लगे ना फिटकरी और रंग चोखा। बैंक ने सरकारों से मिलकर के बिना सोना रखे, भारतीय रिजर्व बैंक का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक,